आज हम करेंगे नेचुरल लॉ स्कूल। जो क्वेश्चन अराइज करता है वो ये है कि नेचुरल लॉ क्या है, उसका बेसिक मीनिंग क्या है। तो जो नेचुरल लॉ का बेसिक मीनिंग है वो ये है कि नेचुरल लॉ वो सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं जो कि किसी सुप्रीम सोर्स द्वारा डिराइव किए गए हैं। ये माना जाता है कि जो नेचुरल लॉ है वो डिवाइन सोर्स में रूटेड है और ये नेचर के थ्रू हमने डिराइव किया है। नेचर हमें रीजनिंग की पावर देती है, उसके थ्रू हमने नेचुरल लॉ को डिराइव किया है। ये जो नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स रूल्स होते हैं ये इम्यूटेबल एंड इटर्नल होते हैं। इसका मतलब कि ये एवर लास्टिंग है और ये कभी चेंज नहीं किए जा सकते। सोसाइटीज बदलेंगी, कंडीशंस बदलेंगी, बट जो ये रूल्स हैं ये एज इट इज रहेंगे। नेचुरल लॉ को बहुत सारे नेम्स से पुकारा जाता है, जैसे कि डिवाइन लॉ, मॉरल लॉ, लॉ ऑफ गॉड एक्सेट्रा। और जो नेचुरल लॉ है वो ए प्रायोरी प्रोपोजिशन पे बेस्ड है। इसका मतलब है वो नॉलेज जो कि हमने किसी एक्सपीरियंस के बगैर इंडिपेंडेंटली डिराइव की है। लॉ थ्योरीज को हम चार पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले एंशिएंट थ्योरीज, फिर मेडिवल थ्योरीज, फिर रेनेसांस थ्योरीज एंड लास्ट में मॉडर्न थ्योरीज। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट थ्योरीज के साथ। एंशिएंट थ्योरीज में जो नेचुरल लॉ स्कूल का आइडिया है उसके रूट्स हमें मिलते हैं ग्रीस में। उस टाइम पे ग्रीस में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। इसी वजह से कुछ जूरिस्ट को ऐसा लगा कि लॉ जो है उसका मेन पर्पस क्या है कि वो बना है ताकि वो पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पीपल को सर्व कर सके। बट उन्हीं कंडीशंस में कुछ जूरिस्ट ऐसे आए जिन्होंने डिफरेंट वे में सोचा और उन्होंने कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स देने की कोशिश की, जिससे कि हमारे पास आइडिया आया नेचुरल लॉ का। तो जो मेन जूरिस्ट एंशिएंट थ्योरीज के हैं अब हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं सॉक्रेट्स। सॉक्रेट्स का कहना था कि जैसे नेचुरल फिजिकल लॉ है वैसे ही नेचुरल लॉ है और हर ह्यूमन बीइंग एक इनसाइट पोजेस करता है। इनसाइट मतलब परसेप्शन, देखने का नजरिया, अंडरस्टैंडिंग। एंड उसी इनसाइट के थ्रू द मैन हैज द कैपेसिटी, उसी इनसाइट की वजह से, उसी परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग की वजह से एक ह्यूमन बीइंग के पास कैपेसिटी है कि वो सही और गलत में डिफरेंशिएट कर सकता है और इसी के थ्रू वो एटर्नल मॉरल रूल्स को पता करता है। फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस जो है वो दो काइंड्स की है, एक है नेचुरल जस्टिस और दूसरी है लीगल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस जो है वो हर जगह यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल है, उसकी एक यूनिफॉर्म एप्लीकेशन है, वो हर जगह ही अप्लाई करेगी। और जो लीगल जस्टिस है वो प्लेस टू प्लेस डिफर करेगी। फिर इन्होंने बोला कि जो ये ह्यूमन इनसाइट है ये ही बेसिस है जिसके बेसिस पे हम एक लॉ को जज करते हैं। उन्होंने जो पॉजिटिव लॉ थी उसके अथॉरिटी को डिनाई नहीं किया। वो कहते थे पॉजिटिव लॉ है, बट उन्होंने कहा कि हमें नेचुरल लॉ की नीड भी है। हमें सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लाने के लिए कम्युनिटी में नेचुरल लॉ की जरूरत है। नेक्स्ट जो रीजन वो है प्लेटो। प्लेटो जो थे वो स्टूडेंट थे सोक्रेट्स के। उन्होंने आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया था और उस आइडियल स्टेट को ही उन्होंने रिपब्लिक बोला था। उन्होंने फोकस ले किया था मेन डिवीजन ऑफ लेबर पे। उनके अकॉर्डिंगली ऑल ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको इक्वल सेंस ऑफ जस्टिस दिया गया बाय गॉड। तो हमारे नेक्स्ट जूरिस्ट हैं वो है एरिस्टोटल। इनका मानना है कि जो मैन का रीजन है वो एक पार्ट है नेचर का। वो कैसे? उन्होंने बोला कि मैन जो है वो क्रिएशन है गॉड की। मैन को गॉड ने क्रिएट किया है। फिर इन्होंने बोला है कि जो एक मैन है उसके पास इनसाइट और रीजनिंग की पावर है और इसके थ्रू वो अपनी विल को खुद शेप कर सकता है। इसी रीजन के थ्रू वो एटर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को डिस्कवर करता है। और जो मैन का रीजन है वो पार्ट है नेचर का, तो जो लॉ वो डिस्कवर करता है उसको हम नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। एरिस्टोटल ने ये भी बोला है कि जो पॉजिटिव लॉ है उसको अपने अंदर नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। बट अगर फिर भी वो डेफिशिएंट रह जाता है पॉजिटिव लॉ या उसमें कुछ नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स नहीं आते तो उसको हमें ओबे करना चाहिए, हमें उस पॉजिटिव लॉ को डिसओबे नहीं करना चाहिए। अब हम चलेंगे एंशिएंट थ्योरीज में रोम की तरफ। वहां पे जो मेन जूरिस्ट आते हैं वो है स्टोइक्स। वो भी एरिस्टोटल की थ्योरी से इंस्पायर हुए थे। उन्होंने बोला था कि जो सारा का सारा यूनिवर्स है वो एक रीजन के थ्रू ही गवर्न किया जा रहा है और जो मैन का रीजन है, जो मैन की इनसाइट है, वो भी इसी यूनिवर्स का पार्ट है। तो जब वो एक मैन अपनी लाइफ रीजन के अकॉर्डिंगली जीना स्टार्ट कर देता है तो वो नेचर के अकॉर्डिंगली जी रहा है। फर्दर इन्होंने कहा था कि जो नेचुरल लॉज है उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है और पॉजिटिव लॉ को नेचुरल लॉ की कंफर्मिटी में ही होना चाहिए। इनकी थ्योरी का रोमन लीगल सिस्टम पे बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस हुआ था। रोमन लीगल सिस्टम को तीन डिविजन्स में डिवाइड किया गया था, जस्ट सिविल, जस्ट जेनिटम एंड जस्ट नेचुरली। जस्ट सिविल जो कि लॉ एप्लीकेबल ओनली टू रोमन सिटीजंस। जस्ट जेनिटम में वो लॉ रूल्स प्रिंसिपल्स आते थे जो कि रोमन सिटीजंस एंड फॉरनर्स दोनों को एप्लीकेबल थे। ऑन दी अदर हैंड जस्ट नेचुरली में नेचुरल लॉ और यूनिवर्सल लीगल प्रिंसिपल्स आते थे जो कि सबको एप्लीकेबल थे। इट वाज अ काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जस्ट सिविल एंड जस्ट जेनिटम। अब एंशिएंट थ्योरीज के बाद अब हम चलेंगे मेडिवल थ्योरीज पे। मेडिवल पीरियड की जो थ्योरीज हैं वो रेंज करती हैं 12th सेंचुरी से लेके मिड 14th सेंचुरी तक। अब जो लॉ ऑफ नेचर था मेडिवल थ्योरीज में, इसको हम थियोलॉजिकल रिलीजन बेस्ड फिलोसफी पे देखेंगे और इसमें जो की फिगर्स आते हैं वो है सेंट ऑगस्टाइन एंड थॉमस एक्विनियस। अब सेंट ऑगस्टाइन जो हैं उनके अकॉर्डिंगली सबसे सुपीरियर लॉ कौन सा है? डिवाइन लॉ। और जो यूनियन है डिवाइन के साथ वो ही लॉ का एंड पर्पस है। और अगर ह्यूमन लॉज इस डिवाइन लॉ के कॉन्ट्राडिक्शन में है, इनके अगेंस्ट हैं, तो ह्यूमन लॉज को तुम डिसरिगार्ड कर दो। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो है थॉमस एक्विनस। इन्होंने एक ज्यादा लॉजिकल और सिस्टमैटिक थ्योरी दी नेचुरल लॉ की। इन्होंने जो पुरानी नेचुरल लॉ की ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन की गई थी उससे अपने आप को थोड़ा शिफ्ट किया। इन्होंने कहा कि लॉ जो है वो एक रूल है रीजन का और ये कॉमन गुड, लोगों की अच्छाई के लिए बनाया गया है। और किसने बनाया है? उन्होंने बनाया है जिसको कम्युनिटी की केयर है। इन्होंने लॉ को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला लॉ ऑफ गॉड जो कि डिवाइन सोर्सेज थ्रू बनाया गया है। फिर लॉ ऑफ नेचर जो कि रीजनिंग पावर के थ्रू बनाया गया है। फिर ह्यूमन लॉ जो कि
मैनमेड लॉज हैं जो सोसाइटी को गवर्न कर रहे हैं। फिर एंड में लॉ ऑफ स्क्रिप्चर्स, जो कि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स बुक्स के द्वारा हमें रिवील किया गया है। फिर इन्होंने ये भी बोला कि जो ह्यूमन लॉ है वो लॉ ऑफ स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ये भी बोला गया था कि जो पॉजिटिव लॉ है वो कंफर्मिटी में होना चाहिए विद द नेचुरल लॉ, और अगर वो उसकी कंफर्मिटी में नहीं है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अब जो रेनेसां थ्योरी है और मॉडर्न थ्योरीज है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।